हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। पाइथन एंड फाइनेंस की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हमें जुपिटर लैब की कमांड रन करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है। डिपेंड करता है आपके पीसी का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने क्या करा था, अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी थी। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया था एस बी आई एन का स्टॉक लेने के बाद उसका रिटर्न हमने चार्ट प्लॉट किया था। फिर उसका हमने एवरेज रिटर्न लिया, लॉग रिटर्न लिया, लॉग चार्ट देखा। लॉग चार्ट देखने के बाद हमने एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो लिया है। इसमें 5 स्टॉक थे। इन 5 स्टॉक्स को हमने डेटा फ्रेम में लिया। डेटा फ्रेम में लेने के बाद पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ली, इनका डिस्क्रिप्शन लिया। डिस्क्रिप्शन में बेसिक डिटेल्स आ गई। उसके बाद हमने इस चार्ट को प्लॉट किया तो हमें पता चला कि ये एक्चुअल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने इन सभी का रिटर्न कैलकुलेट किया। रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद हमने इनको वेट दिया और वेट देने के बाद हमने पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाली। हमने यहाँ पे एक वेट दिया था और दूसरा वेट यहाँ दिया जो कि रैंडमली चेंज था। तो फर्स्ट वेट के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया वो 16% के आसपास आया, और जो दूसरा पोर्टफोलियो का वेट था उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न आया वो करीब हमारा 23.77% का रिटर्न आया। तो ये तो हमारा पहला लेक्चर था। अब ये हमने रिटर्न निकाला, लेकिन रिटर्न के साथ हमेशा रिस्क भी होता है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर होगा वो रिस्क ओरिएंटेड होगा। तो रिस्क को किस तरीके से हम चेक करते हैं। देखिए, ये चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पॉसिबल हैं कि हम एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन करें, एक्सेल की फ़ाइल में हम अपना डेटा फीड करें और डेटा फीड करने के बाद पर्टिकुलर फार्मूलाज लगाने के बाद में हमको वैल्यू मिल जाए। बट सेम चीज़ को मैं पाइथन में करने की कोशिश कर रहा हूँ। पाइथन बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है डेटा साइंस के लिए, और इसमें काफ़ी ईजिली तरीके से हम काम कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सपोर्टेड लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो जो भी लाइब्रेरीज़ हैं इस नोटबुक में दी हुई हैं। मैंने हर सेल में एक कमेंट दिया हुआ है, जिससे आपको अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप उस कमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा हूँ। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए मैंने सेल पे डेटा फीड किया, शिफ्ट और एंटर की बटन प्रेस करी तो ये सेल रन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डमरू का निशान बना और यहाँ एस्ट्रिक का साइन है। जब तक ये होगा तब तक ये रन हो रहा है। देखिए रन हो चुका है। फिर नेक्स्ट सेक्शन मैंने फिर से रन किया। अब यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ पूरी बुला ली, मतलब कॉल कर ली जो भी मुझे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें पेंडाज है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है चार्ट के लिए, एनएससी पाई, गेट हिस्ट्री। एनएससी पाई से हम डेटा लेंगे और डेट टाइम जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये लाइब्रेरीज हमने ले ली। उसके बाद हम डेटा को अब हम फैच कर रहे हैं, और डेटा जो है हमारा एक्सिस बैंक और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक मैंने लिए हैं। इन 2 स्टॉक का मैंने लिस्ट तैयार करी है। अब इसको मैं डेटा फ्रेम में ले रहा हूँ। डेटा फ्रेम में केवल और केवल मैं क्लोज़ वैल्यू ले रहा हूँ जो कि शुरुआती डेट और अंत डेट यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए रन करते हैं। ये भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 2 स्टॉक का डेटा हम एपीआई से फैच कर रहे हैं, एनएससी पाई की। ये आ गया डेटा, और ये हमारा डेटा का शुरुआती 5 रोज़ हैं, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील। इन कॉलम का नाम टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, और इनका डेट जो है इनका इंडेक्स जो है वो डेट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टॉक का हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इसी डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए हम लॉग रिटर्न निकाल रहे हैं। ये लिया और ये लॉग रिटर्न आ गया। लॉग रिटर्न का वैल्यू निकलाया। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टॉक का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी रिटर्न का मीन। तो जो भी हमारा रिटर्न का मीन होगा वो दिख जाएगा। ये एक्सिस बैंक का मीन रिटर्न जो है वो 3% के आसपास है, और टाटा स्टील का जो मीन रिटर्न है वो करीब 17% के आसपास है। प्रीवियस सेशन में जहाँ तक मैं जानता हूँ एक्सिस बैंक का रिटर्न ये ग्रीन वाली कैंडल है। ग्रीन वाली कैंडल जो है मूव करने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पे एंड हो गई थी, इसलिए इसका रिटर्न 3% के आसपास आ रहा है। जबकि टाटा स्टील का रिटर्न जो था, टाटा स्टील का रिटर्न देखें तो ये रेड वाली लाइन है, ये फ्लक्चुएट, इसमें वॉलेटिलिटी थी बट इसका रिटर्न भी बहुत हाई था।
इसलिए यहाँ पे 3% का रिटर्न है और यहाँ 17% का रिटर्न है। अब हमने रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कोवेरिएंस यूज़ करना है। तो कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, तो कोवेरिएंस के अलावा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी हम कभी ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो हम मोस्टली इन चीज़ों में काम करते हैं: मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन और वेट। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप गूगल में सर्च कर लेंगे। सपोज़ करिए कि मुझे कोवेरिएंस का यूज़ करना है, ये मैंने कोवेरिएंस का फॉर्मूला सर्च किया, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। और जो उनको ऑलरेडी आता है उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, जिनके लिए नहीं आता वो सीख सकते हैं गूगल में। और आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक के वीडियो अपलोड करूँगा जिनको भी बेसिक नॉलेज नहीं है वो भी हो जाएगा। तो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल लिया, ये इनका कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया। और कोवेरिएंस के बाद हमें कोरिलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कोरिलेशन का मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ये कोरिलेशन आ गया, ये कोवेरिएंस था, ये कोरिलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमने वेट डिफ़ाइन किया। वेट डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 स्टॉक हैं, 2 स्टॉक को मैं कितने % के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। सपोज़ करिए मेरे पास 1000 रुपये हैं और एक्सिस बैंक और टाटा स्टील, इन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं 60% जो है इन्वेस्टमेंट एक्सिस बैंक में कर रहा हूँ, 40% इन्वेस्टमेंट टाटा स्टील में कर रहा हूँ। तो इसका वेट जो हो गया वो 60% हो गया और इसका जो हो गया 40% हो गया, तो इसको वेट बोलते हैं। मतलब पोर्टफोलियो में टोटल कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, तो स्क्रिप्ट मतलब सिक्योरिटीज़। तो ये वेट था, वेट को रन करते हैं। उसके बाद में अब हमने वेट डिफ़ाइन कर लिया, सिक्योरिटीज़ का कोरिलेशन कर लिया, कोवेरिएंस डिफ़ाइन कर लिया। अब हमें पोर्टफोलियो का वेरिएंस डिफ़ाइन करना है। तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस जो होगा वो नमपाई के np डॉट जो फंक्शन है उस फंक्शन के थ्रू होगा। np डॉट फंक्शन मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करता है और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, 2x2 का मैट्रिक्स है ये दोनों। तो ये कैलकुलेशन हो रहा है np डॉट वेट्स को हमने पहले मतलब ट्रांसपोज किया है। तो ये अभी जो ट्रांसपोज होने के बाद फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेट और स्टॉक कोवेरिएंस का, इन दोनों का कैलकुलेशन किया और वैल्यू निकाली। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो अप्रॉक्स देखें तो 107 वेरिएंस हमारा आ रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इनका वोलेटिलिटी देखना है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ही है कि मीन से, जो मीन होता है, मीन से कितना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, डिविएट कर रहा है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। तो इसको रन करते हैं, तो अब हमें पता चल रही है कि ये आ रही है 32.7। ओके फाइन। अब हम क्या, हमने पोर्टफोलियो का तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, हमने पोर्टफोलियो का वेरिएंस भी निकाल लिया। अब हम पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का भी निकालते हैं वेरिएंस। हमने यहाँ पे इनका कोवेरिएंस निकाला था, हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हैं ताकि हम आगे चल के अपने डाइवर्सिफिएबल रिस्क का कैलकुलेशन कर सकें। तो स्टॉक रिटर्न जो है एक्सिस बैंक का वेरिएंस निकालते हैं। ये 250 जो लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि 250 का मतलब ये है कि 365 डेज़ होते हैं। बस 365 डेज़ में जो मार्केट के वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब चालू डे, ऑन डे, जिस दिन मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, तो वो अप्रॉक्स में 265 के आसपास होते हैं। बट मैं यहाँ पे 250 स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मोस्टली जब वैल्यूएशन करते हैं तो वो 250 से 265 की वैल्यू लेके चलते हैं। तो हम इनका एक्सिस बैंक का वेरिएंस निकाला, उसके बाद हम टाटा स्टील का वेरिएंस निकाल रहे हैं। अब हमारे पास दोनों के वेरिएंस आ चुके हैं, हमारे पास वेट है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस भी है। तो अब हमें डाइवर्सिफिएबल रिस्क निकालनी है। डाइवर्सिफिएबल रिस्क का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को कितना रिस्क होगा एक्चुअल में, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो भी वेरिएंस है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो के वेरिएंस से, तो मेरे को जो रिमेनिंग रिस्क बचती है वो बहुत कम रिस्क होती है। तो इसलिए मैं डाइवर्सिफाई रिस्क का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो डाइवर्सिफाई रिस्क मैंने डिफ़ाइन किया, पोर्टफोलियो का वेरिएंस माइनस वेट 0 का मतलब ये जो वेट की पहली वैल्यू है ये वाली 0.5 और दूसरी वैल्यू भी 0.5। तो ये पहली वैल्यू उसका स्क्वायर किया, उसके बाद एक्सिस बैंक का जो वेरिएंस था उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे फिर मैं माइनस कर रहा हूँ, वेट 2 ले रहा हूँ, 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और उसका टाटा स्टील का वेरिएंस ले रहा हूँ। इन सभी को मैं पोर्टफोलियो के वेरिएंस से मैं
माइनस कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअल में मेरे जो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफाई रिस्क है वो पता चल जाएगी कि एक एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर मैं पूरे ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरेशन का मतलब क्या, अगर मैं 2015-5-1 से 2021-5-1 तक अगर इन्वेस्ट करता तो मेरे पोर्टफोलियो की जो रिस्क होती वो 3.21% के आसपास होती। लेकिन अगर इंडिविजुअल रिस्क की बात करता तो वो बहुत ज़्यादा होती। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका वेरियांस देखिए, वेरियांस, ये तो को वेरियांस है, हाँ यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये देखिए रिस्क कितनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। और भी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करें, पोर्टफोलियो को एफिशिएंट कैसे बनाते हैं। उसके लिए मार्कोविट्ज का जो फॉर्मूला होता है, एक पोर्टफोलियो मॉडल है जो बहुत समय से चलता आ रहा है, हम उस मॉडल में डिस्कशन करेंगे। एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।